दूसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी राजा गोंग लेफ्टिनेंट टाई उल को गले लगाता है, पर टाई उल तुरंत उसके हाथों से निकल जाती है और उसे अपना आईडी कार्ड दिखाने को कहती है। लेकिन गोंग कहता है कि वो तो राजा है, उसे आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, जिस पर टाई उल को लगता है कि वो सजा से बचने के लिए फिजूल बकवास कर रहा है, इसीलिए वो उसे ट्रैफिक रूल तोड़ने और एक पुलिस ऑफिसर को छेड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार करके अपने साथ थाने में ले आती है, जहां उसकी घड़ी और पर्स जमा करके उसे जेल में बंद कर देती है। उधर दाई माँ और बड़ी राजकुमार आपस में बात करते हैं कि इस बार भी राजा बिना किसी को बताए कहां गायब हो गए। दाई माँ कहती है कि मैंने लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर दिया था और सबको कह दिया था कि राजा साहब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी है। नेक्स्ट सीन में जियोंग को दिखाया जाता है, जो सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए उसी बासों के जंगल में पहुँच जाता है जहाँ से राजा गायब हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद घोड़े के पैरों के निशान गायब कैसे हो गए। उधर दूसरी दुनिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हवालात में बंद राजा अपने लिए चेयर की डिमांड करता है, क्योंकि उसे जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। लेकिन टाई उल उसे नजरअंदाज कर देती है और तभी वहाँ इंस्पेक्टर जो इन सुप आ जाता है, जो हूबहू राजा के अटूट तलवार जियोंग जैसा दिखता है। उसे देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसका वफादार जियोंग उसे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया। लेकिन वो बंदा उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसकी हरकतें देखकर राजा समझ जाता है कि ये जियोंग नहीं कोई और है। थोड़ी देर बाद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टाई उल के पास आकर उसे बताते हैं कि गोंग का फिंगरप्रिंट उनकी रिकॉर्ड बुक में नहीं है। ये सुनकर टाई उल परेशान हो जाती है, आखिर उसकी असलियत पता लगाए तो कैसे। वो उसके मुंह से सलाइवा का सैंपल लेने की कोशिश करती है और तभी राजा उसे आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी के बारे में बताता है, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड के बारे में। और मौके का फायदा उठाकर वो उसके सलाइवा के सैंपल को ले लेती है और उसे रिहा करती हुई कहती है कि डीएनए रिपोर्ट से आने पर वो उसे किस जगह पर कांटेक्ट कर सकती है। तब वो उसे एक होटल की तरफ दिखाते हुए कहता है कि वो उसे वहाँ मिलेगा, जिस पर वो कहती है कि वो 5 स्टार होटल है, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तब वो अपने कोट के बटन को दिखाते हुए कहता है कि ये हीरे बेचकर इंतजाम कर लूंगा, बस मुझे ज्वेलरी शॉप पर ले चलो। टाई उल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, फिर भी वो उसे ज्वेलरी शॉप पर ले जाती है, जहाँ हीरो को देखकर दुकानदार कहता है कि ये बहुत ही कीमती हीरे हैं। वो उसकी अच्छी कीमत देता है। तब टाई उल हैरान रह जाती है और कहती है कि तुमने जरूर हीरे चुराए होंगे। राजा कहता है कि चुराने वाले पुलिस के साथ आकर बेचा नहीं करते। अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहता और तभी उसे एक औरत का फोन आता है और वो तुरंत उससे मिलने चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उस औरत का पति ली सैंग डो 3 हफ्तों से घर नहीं लौटा था, ना ही फोन उठा रहा था। टाई उल उसका बयान लेती है और उसका असिस्टेंट कॉन्ग सिंह घर की तलाशी लेता है। उधर राजा ढेर सारी शॉपिंग करके अपने होटल रूम में आता है और बातचीत करने के लिए इन सब को बुलाता है, जो पहले तो इनकार कर देता है, पर जैसे ही राजा उसे शॉपिंग में से आधी चीजें दे देता है, वो तुरंत तैयार हो जाता है। तब राजा उसे उसकी बचपन की फोटो दिखाने को कहता है, जिसमें इंसुप अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। दोनों बाप बेटे हूबहू बचपन वाले जोयांग और उसके बाप जैसे लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा का यकीन और पक्का हो जाता है कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड में है। इधर राजा का घोड़ा मैक्सिमस टाई उल के घर के लॉन में खड़ा था, जिसे देखकर टाई उल के पिता और उसकी फ्रेंड नोरा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये काफी रेयर घोड़ा था जो उनके देश में पहली बार आया था। उसके पिता कहते हैं कि इस घोड़े को बेचकर हम अपना सारा कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन टाई उल को ये आइडिया सही नहीं लगता और वो सीधा राजा के होटल में पहुंच जाती है और उसे बुलाकर घोड़ा हटाने के लिए कहती है, जिस पर राजा कहता है कि वो जल्द ही इस दुनिया से चला जाएगा और अपने घोड़े को भी ले जाएगा, तब तक के लिए वो उसे वहीं रखे, जिस पर ना चाहते हुए भी टाई उल मान जाती है। नेक्स्ट सीन में टाई उल फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ली सैंग डो की 3 हफ्ते पहले ही मौत हो चुकी थी और अब तक उसकी लाश सड़ चुकी थी। वहाँ की स्टाफ फोटो दिखाते हुए बताती है कि उसके सर पर किसी भारी हथियार से वार किया गया था और मर्डर करने वाले के सर पर भी सेम वैसा ही निशान था, यानी दोनों के सर पर एक ही हथियार से वार किया गया था। अब टाई उल और कैंग सिन हथियारों को ढूंढने में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक औरत को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे मियोंग के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसके तीनों दोस्त मिलकर उसे गिफ्ट में फुटबॉल देते हैं, जिसे देखकर मियोंग उदास हो जाता है, क्योंकि वो हैंडीकैप था, चल भी नहीं सकता था, फुटबॉल खेलना तो दूर की बात। इसी बात की मजाक उड़ाते हुए सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन भी अधूरा रह जाता है। बच्चों की माँ उदास होकर रोने लगती है और फुटबॉल को फेंक देती है। तभी
ली किम वहाँ पहुँच जाता है और उस औरत से कहता है कि अगर तुम चाहो तो उन लड़कों से बदला ले सकती हो। और थोड़ी देर बाद न्यूज में आता है कि एक सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चों के पैर कुचल गए। नेक्स्ट सीन में एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने मरे हुए बेटे के जन्मदिन पर फूल खरीदकर उसे श्रद्धांजलि देती है। और ये औरत कोई और नहीं, उसी हैंडीकैप आदमी की वाइफ थी जिसकी शक्ल किम जैसी थी। ली किम ने न सिर्फ उसके पति बल्कि उसके इकलौते बेटे को भी मार दिया था। यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब पुलिस वाले छानबीन के लिए उसके दरवाजे पर नॉक करते हैं। तब ली किम उसे कहती है कि तुम्हारे पति और बेटे के एक्सीडेंटल मौत पर पुलिस को तुम पर शक है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें पुलिस से बचा सकता हूँ। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में टाई उल उस आदमी से पूछताछ करती है जिस पर मर्डर का शक था। उसके सर पर चोट भी लगी थी, लेकिन वो मर्डर की बात कबूल नहीं करता और उनसे कहता है कि आप बार में जाकर पता करो, मैं वहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ। तब टाई उल और उसकी टीम बार में सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ली संग दो यानी जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसने इस आदमी की बिल्डिंग तक उसका पीछा किया था, लेकिन बिल्डिंग का सीसीटीवी सिर्फ 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग रख सकता था, इसीलिए 3 हफ्ते पहले की इस घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसीलिए वो लोग केस को वहीं छोड़कर फिलहाल के लिए अपने घर चले जाते हैं। काम से लौटकर टाई उल मैक्सिमस को गाजर खिलाने जाती है, पर वो उसके हाथ से खाना नहीं खाता और गुस्से से हिनहिनाने लगता है। तब टाई उल राजा को बताने के लिए वहाँ आती है तो देखती है कि राजा लाइब्रेरी में बैठकर सीरियसली कुछ पढ़ रहा था। उसे देखकर राजा खुश हो जाता है और उसे बताता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारी दुनिया में राजकाज राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसके बाद दोनों खाना खाने बैठते हैं, जहाँ राजा कहता है कि मैं बिना किसी को चखाए कुछ नहीं खाता क्योंकि मेरे खाने में जहर भी हो सकता है, लेकिन टाई को परेशानी ना हो इसीलिए वो चुपचाप खाने लगता है और उसे बताता है कि आज दिन भर उसने लाइब्रेरी में बैठकर उसकी दुनिया के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि अब तक उसके जिंदा रहने की वजह टाई उल है। राजा की आंखों में टाई उल के लिए प्यार साफ झलकता था, लेकिन टाई उल को न राजा में कोई इंटरेस्ट होता है और न ही उसकी बातों पर विश्वास होता है। उसे साफ कह देती है कि 2 दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती और न वो ऐसी कहानियों पर विश्वास करती है, और जाते जाते उसे डीएनए रिपोर्ट आने तक अपना मुंह बंद रखने की सलाह देती है। उसकी बातों से उदास होकर राजा यहाँ वहाँ टहलने लगता है। नेक्स्ट सीन में योंगसंग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नारी से मिलती थी। उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे शाही महल में जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, बस फाइनल राउंड के लिए जाना था कि इतने में जोयोंग वहाँ पहुँच जाता है और उसे पूछकर उसका कैमरा चेक करने लगता है जिसमें उसके कंपटीशन वाले दिन की फोटोग्राफ्स थी। वो उसे अपने मेल पर सेंड करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है और दाई माँ को बताता है कि उस दिन राजा साहब एक लड़की के पीछे भागे थे। ये सुनकर दाई माँ खुश हो जाती है कि आखिरकार उनका टोटका काम करने लगा। नेक्स्ट सीन में राजा अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलकती थी क्योंकि उसने अपनी कोट में लगे हुए सारे हीरे बेच डाले थे और सभी पैसे खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि अब उसके पास कॉफी पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तभी नारी को कॉफी शॉप खोलता देखकर वो उसके पास जाता है और उससे चाय मांगता है, लेकिन वो भी बिना पैसे लिए चाय देने से इनकार कर देती है और तब वो मुंह सुखाकर बाहर बैठ जाता है। इतने में वहाँ कॉन्ग सीन दिखाई देता है जो टाई उल को फोन करके नीचे आने के लिए कहता है, जिस पर टाई उल उसे कहती है कि उसे आने में थोड़ी देर लगेगी, वो ऑफिस चला जाए। ये सुनकर वो जाने वाला होता है कि तभी राजा उससे पूछता है कि उसका टाई उल के साथ क्या रिश्ता है। उसके सवाल पर कॉन्गसिन को हैरानी होती है और वो उसे धमकाते हुए कहता है कि अगली बार ऐसी बेतुकी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में टाई उल भी घर से बाहर निकलती है। उसे देखकर राजा उसके साथ जाने की इच्छा जाहिर करता है, पर वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, जिस पर राजा उदास हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद टाई उल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राजा के पास वापस आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि वो ये सब पागलपन छोड़कर अपने परिवार के पास चला जाए क्योंकि वो लोग उसके लिए परेशान होंगे। उसकी बात सुनकर राजा को लगता है कि शायद वो उससे उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में जानना चाहती है, इसीलिए वो खुशी खुशी बता देता है कि मैं अभी अनमैरिड हूँ और उसे अपनी पत्नी और कोरिया समाज की रानी के रूप में स्वीकार करता है। ये सुनकर टाई उल हक्की बक्की रह जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।